आज सुनते हैं पवित्रा अग्रवाल जी द्वारा लिखी गई कहानी परिचय अपरिचय। कोई दुर्घटना हो जाने की वजह से ट्रेन 7-8 घंटे लेट थी। मेरी सभी मित्रों का कहना था कि मैं शनिवार घर जाने का विचार छोड़ दूं। सब मिलकर शायद कोई पिकनिक का प्रोग्राम बनाना चाह रही थीं। इस वजह से मुझे भी घेर कर रोक लेना चाहती थीं। उन्हें आश्चर्य होता था कि घर में ऐसा क्या है जो सुचित्रा एक दिन की छुट्टी में भी भागने को व्याकुल हो जाती है। घुमा फिरा कर कई बार वह इस बात की टोह लेने का प्रयास भी करती रही कि मन की डोर कहीं उलझी तो नहीं है। पर मैं रुकना नहीं चाहती थी। घर की बिगड़ी हुई आर्थिक स्थिति, असमर्थता, दीर्घ व अंतहीन अस्वस्थता ने पापा को अतिशय चिड़चिड़ा और क्रोधी बनाकर छोड़ दिया था, जिसे समय असमय अकेली माँ को ही सुनना सहन करना पड़ता है। परिस्थितियों से आक्रांत, आर्थिक संकटों से दग्ध, बिटिया के हाथ पीले न कर पाने का संताप और असमय ही प्रिय बेटे को जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे व टूटते देख और छोटे बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित माँ स्वयं भी काफी टूट गई थी। उस पर भी दुर्वासा से क्रोधी पापा के क्रोध का भाजन बनी माँ को बड़ी बड़ी भावपूर्ण आंखें, जिन्हें लोग आर्टिस्टिक आंखों की संज्ञा देते थे, रो रो कर अपना सौंदर्य खो चुकी थी। मन की प्रसन्नता के लिए उनके पास और क्या बचा है? मैं जानती हूँ, हर शनिवार माँ व छोटे भाई बहनों के साथ पापा की आंखों में भी प्रतीक्षा का सागर लहराता है। पापा भी हमेशा से ऐसे तो नहीं थे। उनके मन में भी स्नेह की धारा बहती थी, जो असमय परिस्थितियों में अकाल में सूख गई। वह 1.5 दिन सबका अच्छा बीतता है। पापा भी बदले से दिखते हैं, भाई बहन चहकते हुए और माँ कुछ स्वस्थ सी। यही वजह थी कि मैं चाहते हुए भी सहेलियों के लाख आग्रह पर वहां न रुककर माँ के पास जाने को उतावली हो जाती हूँ। किंतु ट्रेन से जाने का मतलब था रात के 11-12 बजे तक घर पहुंचना। इसमें दोहरी परेशानी थी, इधर सहेलियां नाराज और उधर माँ की डांट। अगर ऐसा ही था तो आज ना आती। तुझे पता है ना कि इलाका कितना खराब है। रात को अकेले नहीं आना चाहिए था। ऐसे ही एक बार भाग कर चलती हुई ट्रेन पकड़ी थी तो माँ बहुत नाराज हुई थी। बेटा, तू पागल हो गई है क्या? ऐसे आने की क्या आफत मची थी? पैर फिसल जाता या कुछ ऐसा वैसा हो जाता तो? हाथ पैर कट जाते तो? वह भी कोई जीना होता। उस दिन अघटित अनहोनी की कल्पना करके ही मैं सिहर उठी थी। दूसरा विकल्प बस ही थी, जिसकी मैंने इस सफर में हमेशा उपेक्षा ही की है। समय तो 2.5 गुना लगता ही है, साथ ही धूल भरी कच्ची कम चौड़ी चेचक के गहरे दागों से भरे चेहरे की तरह गड्ढों वाली सड़क पर हिचकोले खाती हुई बस के लगातार झटकों से सारा बदन टूट जाता है और धूल भरी मिट्टी की मोटी परत कपड़ों और चेहरे पर चिपक जाती है। मुंह किसकिसासा हो जाता है और आंखें आंखें खोलना भी मुश्किल। रास्ते में अगर कहीं बस खराब हो जाए तो दोनों तरफ से आने जाने वाले ट्रकों और बसों की लाइन लग जाती है। सड़क कम चौड़ी होने की वजह से वाहन सड़क के बीचों बीच चलते हैं। सामने से आते वाहन को रास्ता देने के लिए उन्हें किनारे पर होना पड़ता है और इस बीच अगर दुर्घटना हो जाए उसका भय तो लगातार बना ही रहता है। कोई और दिन होता तो शायद मैं जबरन स्वयं पर नियंत्रण करके न जाने के विषय में सोच लेती, किंतु आज तो भैया भी घर पर आए होंगे। शांत व सरल व्यक्तित्व के स्नेही भैया से बात करते मन नहीं भरता। दुनिया भर का साहित्य, समाज व राजनीति की बातें। उनके घर में प्रवेश करते ही बेरौनक निर्जीव सा दिखता घर जीवंत हो उठता है और परिवार के प्रत्येक प्राणी में नया उत्साह भर जाता है। जिन परिस्थितियों में उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की है, उसे सुनने वाला भी हैरत में पड़ जाता है। उनके 4th ईयर में ही पापा को दिल का दौरा पड़ा था। डॉक्टर्स ने लंबी अवधि तक पूरी तरह बिस्तर पर रहकर आराम करने को कहा था। उसी बीच उन्हें पैरालिसिस भी हो गया था। प्राइवेट फर्म की नौकरी भी छूट गई। जो कुछ पास में था वह बीमारी की भेंट चढ़ने लगा। भाई ने ट्यूशन और पार्ट टाइम करके पढ़ाई पूरी की। मैं बीए करके घर बैठ गई और पास पड़ोस की सिलाई का काम करने लगी। माँ तुरपन और बटन व काज बनाने का काम कर देती थी। सबकी आशा का केंद्र सिर्फ भैया थे। वह स्वयं भी अपने दायित्व के प्रति सजग थे, किंतु जीवन के स्वर्णिम काल यानी कि प्रारंभ के 25-26 वर्ष जिस शिक्षा और डिग्री को प्राप्त करने में लगाए, वही डिग्री तगड़े सोर्स और मोटी रिश्वत के अभाव में अर्थहीन होकर रह गई। उन्हें पैर टिकाने को एक ठोस धरातल भी प्रदान न कर सकी। भैया हर चेहरे पर जन्म लेती आशाओं का जनाजा निकलते, अपनी इच्छाओं की कब्र बनते देख मन में उठते झंझावतों से अकेले ही जूझने का प्रयास करते रहे। कुछ दिनों की बेरोजगारी और भटकन सहने के बाद जो समझौते करने पड़े,
छोटी सी नौकरी और ट्यूशन के साथ उसने उन्हें अंदर से तोड़ा अवश्य, फिर भी टूटन की उन किरचों को अपने में ही समेटे रहे। दर्द की लकीरों को न जाने कहाँ छुपाकर हरदम प्रसन्न दिखने का प्रयास करते रहे। उन दिनों घर की खस्ता हालत देखकर संगीत शिक्षिका की नौकरी का निर्णय भी मैंने स्वयं ही लिया था, वरना आवश्यकता महसूस करते हुए भी घर में कोई नहीं चाहता था कि मैं उस नौकरी के लिए घर से दूर रहूं। मेरे नौकरी का निर्णय लेने की दूसरी सुबह ही मैंने भैया की आंखों को लाल पाया था, जैसे वे या तो रात भर सोए ना हो या रोए हैं। संयत दिखने का प्रयास करती माँ बार बार साड़ी के पल्ले से आंख और नाक पोंछ रही थी और फिर खुद ही सफाई देती हुई बोली, आज सुबह से जुकाम हो गया है। पापा कुछ अधिक ही झुंझलाए हुए थे। झुंझलाहट उनकी आंतरिक व्यथा का प्रतिरूप थी। जब वे दुखी और परेशान होते हैं तो अधिक झुंझलाने लगते हैं। छोटे भाई बहन सुबक रहे थे। मैं स्वयं भी गुसलखाने में कपड़े बदलने के बहाने बहती अश्रुधारा को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही थी। घर परिवार से दूर कहीं अकेले रहने का साहस जुटा रही थी। वैसे भैया स्वयं मुझे पहचाने के लिए साथ जाल चल रहे थे। रास्ते की सारी तकलीफ व आशंकाओं के भय को पीछे धकेल कर मैंने बस में जाने का फैसला कर लिया था। दोपहर 2 बजे तक घर पहुंच जाऊंगी। स्टैंड पर बस की खस्ता हालत देखकर रहा साहस भी साथ छोड़ने लगा। एक तो खस्ता हाल बस, उसके ऊपर खचाखच भरी 1.5 गुना सवारियां। तभी एक परिचित स्वर कानों में गूंजा, सुचित्रा, चल रही हो क्या? मैंने मुड़कर देखा तो बस की खिड़की से गर्दन बाहर निकाले शशि मुझे बुला रही थी। जगह है क्या? मैंने पूछा। वह मुस्कुराई। वह तो देख ही रही है, पर किसी तरह चढ़ा। एडजस्ट हो ही जाएंगे, 2-2.5 घंटे की ही तो बात है। बस में चढ़ पाना कम से कम मेरे लिए तो संभव नहीं था। एक के ऊपर एक लदे गेट से बाहर तक यात्री लटके हुए थे। आखिर में ड्राइवर की सीट से लगे दरवाजे से चढ़कर शशि के पास तक पहुंची। शशि 2 सीटों के बीच में पड़े किसी के सामान से भरे बैग के ऊपर बैठी हुई थी। उसकी बगल वाली सीट पर 2 ग्रामीण महिलाएं बैठी थीं। एक ने अपने हाथ का घूंघट डाल रखा था, दूसरी एक बच्चे का मुंह आंचल में छिपाए और 2 बच्चों को अपने दाएं बाएं समेटे बैठी थी। एक बच्चा अंगूठा और दूसरा गुड़ की डली चूसने में व्यस्त था। उन बच्चों के कपड़े बेहद गंदे और बदबूदार थे। शरीर के खुले हिस्सों पर फोड़े फुंसी, दाद, खुजली, न जाने क्या क्या हो रहा था। और उस पर पट्टी तक नहीं बंधी थी, खुले घाव थे। उन पे मिट्टी भी लगी हुई थी। उड़ती मक्खियां कभी घावों पर बैठती थी तो कभी गुड़ पर और बच्चे के चिपचिपे मुंह पर। उफ, उनके पास बैठने की कल्पना से ही मन खट्टा हो गया। ऐसा लगा जैसे मुझे उल्टी हो जाएगी। और मजबूरी बेरहम होती है, क्या करती। जैसे तैसे मैंने खुद को संभाला और एक बच्चे को हटाकर उसकी जगह बैठ गई। ना चाहते हुए भी मुझे उस बच्चे को गोद में बिठाना पड़ा। यह मेरा नैतिक दायित्व हो गया था। आखिर मैंने उसकी जगह भी जो ली थी। बस में बैठे खड़े सभी लोगों पर मैंने एक सरसरी नजर दौड़ाई। चारों तरफ मटमैले पीले पड़े हुए कपड़ों में लिपटे ग्रामीण ही नजर आए। हर तरफ बीड़ी के धुएं के गुबार उठ रहे थे और सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। पर ड्राइवर का कुछ पता नहीं था। शायद बस और भरने का इंतजार हो रहा है। मेरा दम घुटने लगा था। मैं बार बार यही सोचती रही थी कि ये लोग बीड़ी तंबाकू पर तो खर्चा कर लेते हैं, पर कपड़े साफ धोकर नहीं पहन सकते। साफ सुथरा रहने में क्या पैसे खर्च होते हैं? मैंने पर्स से रुमाल निकालकर नाक पर रख लिया था। अपनी खींच पर नियंत्रण करते हुए मैंने बगल में बैठी महिला से पूछा, ये बच्चों को क्या हो गया है? अरे बहन जी, कुछ मत पूछो, हम तो बड़े परेशान हैं। फोड़े फुंसी है हो गए हैं, नीरे दिन हो गए हैं। तुम ही बताओ ना, अब हम क्या करें? मैं उसे बताती रही कि तुम लोग सफाई नहीं रखते, यह सब गंदगी से होता है। बच्चों को रोज नहलाया करो, घावों पर साफ धुली पट्टी बांधा करो, वरना इन्हें मक्खियां और खराब कर देंगी। धारा प्रवाह में मैं यह भी कह जाती कि इन्हें डेटॉल डालकर नहलाया करो, कोई मरहम लगाया करो। पर तुरंत ही मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मुझे अपनी ही नहीं, उनकी परिस्थिति के हिसाब से सोचना चाहिए। मैंने पुनः कहा, तुम नीम के पत्ते उबालकर उसके पानी से बच्चों को नहलाया करो, घाव खुला मत छोड़ो, वह कपड़े से ढका रहना चाहिए। वह मेरी ओर टुकुर टुकुर देखे ही जा रही थी। मैंने पुनः उससे पूछा, बच्चों के पिता क्या करते हैं? सहसा उसकी आंखों में पीड़ा उतर आई, पलकें भीग गईं। उसकी आंखों ने ही जवाब दे दिया था। बाद में जो उसने कहा तो लगा वह तो मात्र पुनरावृत्ति है। जहीं पास के गांव में रहत है, अपनो मर्द ढंग को हो तो ऐसी गत काहे को होती। वा तो दारू पी के लात जूता करे से ही फुर्सत ना है।
खाए पी के रोज दंगा मचात है। जाही से बच्चन को लेके पीहर जानो पड़ रहो है। वहां हमरी भौजाई घरों में झाड़ू पोछा बासन का काम करत है। हमू जई करेंगे और बच्चन का पेट भरेंगे। अब कब हूं। इसके बाद सारी बातें सिसकियों की जुबान में बदल गई। उसकी व्यथा कथा सुनकर मेरा मन भारी हो गया। मैंने कहा, तुम शहर तो चल रही हो, वहां मेहरियों की बहुत कमी है। कुछ काम तो तुम्हें मैं ही दिला दूंगी। असमय ही बुढ़ापे की चंगुल में घिरती माँ के गोरे हाथ, जो बर्तन घिसते घिसते काले और रूखे हो गए थे, उनका मुझे ध्यान आ गया। उससे कहने को मन हुआ कि हमारे यहाँ तो तुम कल से ही काम शुरू कर दो, पर आंखों के सामने 50-60 रुपए घूम गए, जो कि काम कराने पर देने पड़ेंगे, जबकि माँ इतने रुपयों से घर की दाल सब्जी का खर्चा चलाने की कोशिश करती है। पापा के इलाज में ही काफी पैसा लग जाता है। मेरे कहने पर भी माँ क्या इस आग्रह को मानेगी। एक दिन कह रही थी, बेटा, मैं घर में पड़े पड़े क्या करती हूँ। पढ़ी लिखी होती तो कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेती, ट्यूशन ही पढ़ा लेती। सिलाई भी कुछ खास नहीं आती, वरना घर बैठे यह काम ही कर लेती। अब यदि कुछ कमा नहीं सकती तो घर का काम सारा खुद करके ही घर का पैसा बाहर जाने से रोक तो सकती हूँ। 50-60 रुपये मैं मेहरी को नहीं दे सकती। वैसे भी काम करने में देर ही कितनी लगती है बेटा। एकाएक बस ड्राइवर खलनायक की तरह प्रकट हुआ। उसने 3-4 बार जोर जोर से हॉर्न बजाया और बस चल दी। बस चलते ही उसका हर एक पुर्जा अलग अलग किस्म की तीखी ध्वनियां उत्पन्न करने लगा। हिचकोले खाती बस आगे बढ़ रही थी। धूल और गर्द के गुबार उड़ने लगे। मैंने भी साड़ी के पल्लू से सर ढककर छोर मुंह से दबा लिया, ताकि मिट्टी से कुछ बचा जा सके। बस का रवैया समाजवादी था। किसी के हाथ का इशारा पाते ही ड्राइवर बस रोक लेता और जिसको जहां उतरना होता बस रुकवा कर उतर जाता। इसी बीच एक गोरा सा युवक उस बस में चढ़ा। चलती बस के झटकों से बचने के प्रयास में कभी सीट पकड़ता तो कभी किसी यात्री का कंधा। अगले स्टॉप पर मेरे आगे वाली सीट का यात्री उतरते समय अपनी सीट साग्रह उस युवक को दे गया। मेरी छोटी सी अटैची सामने वाली सीट के पास रखी थी। एक ग्रामीण उस पर बैठने लगा। मैंने कहा, ए भाई, उस पर मत बैठो, टूट जाएगी। तभी वह युवक अचानक मेरी तरफ मुड़ा। यह अटैची आपकी है? मैंने स्वीकृति से गर्दन हिला दी। बातों का सिलसिला जारी करने के लिए उसने फिर पूछा, आप स्टूडेंट हैं क्या? जी नहीं, फिलहाल तो हाई स्कूल में टीचर हूँ। कम से कम आप बीए तो होंगी ही। पिछले वर्ष एमए किया है मैंने। कहाँ से? किस विषय में? हिंदी में, प्राइवेट किया है। अच्छा, तो टीचिंग के साथ पढ़ाई भी? बड़ी मेहनत करनी पड़ी होगी। क्या सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? म्यूजिक। वेरी गुड, तब तो आप इस विधा में अवश्य पारंगत होंगी। आवाज भी आपकी बहुत प्यारी है, निश्चय ही। अच्छा गाती भी होंगी आप। आपको एमए भी म्यूजिक में करना चाहिए था, क्यों नहीं किया? मैं चुप ही रही। क्या कहती? किसी अपरिचित के सामने घर के हालात का रोना रोती क्या? तभी वह पुनः बोला, संगीत से मुझे बहुत प्यार है। इसमें डूबकर दिल को सुकून मिलता है। आपके साथ भी ऐसा ही है क्या? गिटार मैं भी बहुत अच्छा बजा लेता हूँ। आजकल पियानो सीख रहा हूँ। मैंने कहना चाहा कि इस समय म्यूजिक मेरी हॉबी ही नहीं, मेरी रोजी रोटी का साधन भी है, इसलिए और भी प्रिय है। पर प्रत्युत्तर में इतना ही कह पाई, अच्छा, आप पियानो सीख रहे हैं? अच्छी हॉबी है। सुनिए, आपके पर्स में कौन सी मैगजीन है, जरा दिखाएंगी? मैं पत्रिका उसे देकर फिर बाहर देखने में व्यस्त हो गई। कुछ देर बाद मैंने महसूस किया कि वह बार बार कनखियों से मेरी तरफ देखता जा रहा था। मैं अनदेखी करती रही, पर एक बार अचानक मेरी नजर उस पर टकरा गई। वह कुछ झेंप कर बोला, इस पत्रिका में एक लेखिका की फोटो हूबहू आपसे मिलती है। मैं मुस्कुराई। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है। माफ कीजिए, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? क्या करिएगा नाम जानकर? यदि मैं गलती पर नहीं हूं तो आपका नाम सुचित्रा शर्मा है। आप कहते हैं तो मान लेती हूं। वह एक विचित्र स्फूर्ति से भरकर गदगद हो उठा। अच्छा, तो आप राइटर भी हैं? गुड, रियली वंडरफुल। मैंने कहा, नहीं भाई, कोई भ्रम मत पालिए। ना मैं संगीत में पारंगत हूं और ना मैं राइटर ही हूं। यह लिखना तो कभी कभी यूं ही हो जाता है। यह आपका बड़प्पन है सुचित्रा जी। बहुत बढ़िया कहानी लिखी है आपने। एक बात बार बार मेरे ध्यान में उठ रही है। क्या? मैं उसकी बात बीच में ही काट कर बोल पड़ी। यही कि इस कहानी की नायिका आप स्वयं ही हैं। उसका रूप रंग स्वभाव सभी तो आपसे मिलता है। क्या मैं गलत हूं? मैंने सोचा यह साहब भी उसी वर्ग के हैं
जो रचना को रचनाकार के जीवन का पर्याय मानते हैं। मेरी एक कहानी पढ़कर मेरी सहेली सरिता ने भी तो यही अंदाजा लगाते हुए कहा था, सुचित्रा तू भी अजीब है। कौन है इस कहानी का बदनसीब हीरो? वह तुझे क्यों नहीं पा सका? उसकी गलती भी क्या थी? बस यही कि शादी से पूर्व उसने तुझे बड़े शिष्ट ढंग से पा लेना चाहा था, कोई जबरदस्ती भी नहीं की थी, किंतु तूने इनकार कर बौखला अवश्य दिया। मैं समझती हूं उसके बौखलाने का कारण भी तेरा इनकार ही नहीं बल्कि अपने प्रति अविश्वास रहा होगा। बस तूने सारे नाते तोड़ लिए। कितने विश्वास के साथ उसने मुझे ही कहानी की वास्तविक नायिका मानकर यह सब कह डाला था। मैं ठगी सी रह गई थी। अरे आप क्या सोचने लगी सुचित्रा जी? क्या आप वाकई इस कहानी की नायिका नहीं हैं? उसके बोलने से मेरा ध्यान टूटा। जी नहीं, मैंने दृढ़तापूर्वक कहा। इस कहानी की नायिका और घटनाओं से मेरा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। आपको यह भ्रम शायद इसलिए हुआ कि कहानी की नायिका को भी मैंने राइटर दिखाया है। रही बात मुझसे आकृति प्रकृति मिलने की, तो लेखक के व्यक्तित्व की छाप कम या अधिक किसी न किसी पात्र पर तो पड़ती ही है। मैं यह तो स्वीकारती हूँ कि रचनाकार के व्यक्तित्व और मानसिकता से उसकी कृतियां सर्वथा अछूती नहीं रह पाती, किंतु कथानक को उसके जीवन का पर्याय नहीं माना जा सकता। रचना व्यक्ति से नहीं, जीवन की सच्चाइयों से जन्म लेती है। उसने बातचीत को दूसरा मोड़ दे दिया। मेरी एक फ्रेंड है, डोंट माइंड, वह 2 बच्चों की माँ है। उसने ये वाक्य कुछ इस तरीके से कहा जैसे सफाई दे रहा हो कि अविवाहित लड़की से दोस्ती भले ही अनैतिक हो, पर 2 बच्चों की माँ से दोस्ती करना गलत नहीं होगा। वह अच्छी राइटर है, रेडियो टीवी पर उसके प्रोग्राम आते ही रहते हैं। कभी आप हमारे यहाँ आएं तो उससे आपको जरूर मिलवाऊंगा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? वैसे तो मैं जम्मू का हूँ, आजकल दिल्ली में प्रोफेसर हूँ। मेरा नाम संदीप शर्मा है। और आपका परिवार? आई एम अ बैचलर। उसके बोलने के लहजे में लड़कियों की सी शर्म घुल गई थी और फिर अचानक साहसी बनते हुए उसने कहा, बट नाउ डेज थिंकिंग सीरियसली अबाउट मैरिज। मेरा मतलब आपके माँ पापा से था। वे सब जम्मू में हैं। फिर वह धीरे से फुसफुसाया, आर यू मैरिड? मैं इस अप्रासंगिक प्रश्न के लिए तैयार नहीं थी। सोचा पूछूं यह प्रश्न क्यों, पर बात को समाप्त कर देने के मूड में चुप रहना ही उचित समझा। दरअसल आजकल मैरिड अनमैरिड में अंतर करना मुश्किल हो जाता है ना? आजकल अनेक मैरिड लेडीज भी मांग में सिंदूर नहीं भरती। आपने सर ढक रखा था, इसी से भ्रम हुआ। मैं खिड़की से बाहर देखने लगी थी। उसे यह एहसास करा देना चाहती थी कि उसकी इन बातों में मेरी कोई रुचि नहीं है। सरिता फिर जैसे मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी। कहने लगी, सुचित्रा, जो विवाह की इच्छा रखते हुए रुचि लेना चाहते हैं, उनसे तो इस तरह तटस्थ सा उपेक्षात्मक व्यवहार क्यों करती है? क्या यह तेरा अहंकार नहीं है? मैं सरिता को कैसे समझाऊं कि यह मेरा अहंकार नहीं है? आखिर इन सज्जन ने भी चंद मिनटों में रूप रंग के अलावा ऐसी मेरी कौन सी खूबी जान ली? महज रूपाकर्षण ही प्रेम का आधार नहीं होता। नारी के लिए सिर्फ तात्कालिकता ही प्रेम की उपलब्धि नहीं होती, क्योंकि प्रेम उसके जीवन के लिए एक अनुभव मात्र नहीं है, उसका संपूर्ण अस्तित्व होता है। इसीलिए इन महोदय की इन बातों से कतरा जाना ही मैंने उचित समझा। इस किस्म के लोग मित्रतापूर्ण व्यवहार को ही प्रेम समझ लें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, संभव है। फिर वह अपने सपनों की कल्पना में विस्तृत आकार देकर उनकी पूर्णता के संदर्भ में आश्वस्त हो बैठें और बाद में अपने सपनों को वीरान होते हुए देख टूटने की हद तक निराश हो जाएं या गुमनाम तनाव में डूब जाएं। मैं नहीं चाहती किसी के साथ ऐसा हो। वैसे भी निकट भविष्य में विवाह या किसी प्रेम संबंध की मैं तनिक भी इच्छुक नहीं हूं। प्लीज डोंट माइंड इफ आई से समथिंग अबाउट यू, उसका आग्रहपूर्ण स्वर था। मेरे मौन को उसने स्वीकृति समझकर कहा, ऑल्दो यू हैव नो कश्मीरी कलर बट हैव एन अट्रैक्टिव फेस, tall and slim body and good personality. You should take part in television programs and I think you will get success. There is much scope. यूं अपनी प्रशंसा किसे बुरी लगती है, किंतु एक अपरिचित से क्षणिक परिचय के उपरांत ही अपनी पर्सनालिटी का विस्तार से अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन सुनकर मैं संकुचित हो उठी। उसकी वाचालता पर खींच भी आई। स्वयं को संयत करते हुए लंबे कथन का संक्षिप्त सा जवाब दिया, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स, आई विल थिंक ओवर इट। बस
बस चुंगी नाके पर आकर रुक गई थी। मैंने भी वहीं उतर जाना उचित समझा। यहाँ से घर नजदीक पड़ेगा, इससे घर जल्दी पहुंच जाऊंगी और रिक्शे का खर्च भी बच जाएगा। शशि भी वहीं उतर रही थी। मुझे उतरता देखकर मिस्टर शर्मा बोले, आपकी मंजिल तो आ गई। क्या हमारी मुलाकात की सीमा यहीं समाप्त हो जाएगी? संभवतः। उसके स्वर में कुछ वेदना घुली थी। मेरे कुछ बोलने से पूर्व ही वह बोला, आपकी कहानी के नायक नायिका की समस्या तो सुलझ गई, किंतु हमारी। कुछ क्षणों के परिचय में ही उसे इस तरह भावुक होता देखकर मैं किंचित पशुपेश में पड़ गई। कुछ समझ नहीं पाई कि क्या कहूं। फिर कुछ न सुन पाने का उपक्रम करते हुए मैंने कहा, जी आपने कुछ कहा? वह सकपका गया। जी कुछ नहीं, मैं कह रहा था अच्छा लिख लेती हैं आप। प्रसन्नता हुई आपसे मिलकर। यह हमारा कार्ड है, कभी हमारे जम्मू या दिल्ली घूमने आइए। धन्यवाद, कभी उधर आना हुआ तो अवश्य मिलेंगे। इस बीच पत्र तो लिखेंगी? अच्छा लिखूंगी। फिर एक औपचारिक इजाजत मांगकर मैं नीचे उतर आई। सोचा वह भी यहां से दिल्ली के लिए बस या ट्रेन पकड़ेगा, क्यों न एक कप चाय के लिए घर चलने को कह दूं, शिष्टाचार के नाते ही सही। फिर बहुत कुछ सोचकर मुड़ने की इच्छा नहीं हुई। माँ, पापा, भैया और अधिक याद आने लगे। यह जीवन भी कितना रहस्यमय है। वह ग्रामीण महिला जिससे मेरा तनिक भी सामंजस्य नहीं, फिर भी कितनी परिचित सी हो गई थी, और यह भद्र युवक कितना अपरिचित सा लगता था। या शायद मुझे ही कुछ कारणोंवश यह अपरिचय न तोड़ना ज्यादा अच्छा मालूम हो रहा था। दोस्तों, कैसी लगी आपको पवित्रा अग्रवाल जी की यह कहानी परिचय अपरिचय? उम्मीद है पसंद आई होगी, और कहीं ना कहीं आप भी अपनी किसी यात्रा में गुम हो गए होंगे, किसी परिचित या अपरिचित के बारे में सोचते हुए। फिर मिलेंगे अगली बार ऐसी ही दिल छू जाने वाली कहानियों के साथ। तब तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।